नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं सर्वे को लेकर। बिहार में जो विशेष सर्वेक्षण अभियान चल रहा है उस पे हम कुछ बात करने वाले हैं, किनको नाफा और किनको नुकसान होने वाला है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बहुत बारीकी से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खतियान का। अब खतियान को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा मामला जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, फिर भी सरकार की तरफ से हर एक पहल किया जा रहा है कि लोगों को आम आदमी हो या खास आदमी हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि खतियान जो है बना क्यों और कब बना और किसने बनाया। बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि ये खतियान कब का है, किसने बनवाया और कौन सा भाषा में इस खतियान को बनाया गया था। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो खतियान बना, खतियान तो खैर 3 तरह का खतियान जो है बना बिहार में, लेकिन खैर एक जो खतियान था उसको मान्य नहीं है क्योंकि वो मुगल काल के समय वो खतियान को बनाया गया था और वो एक सर्वे कराया गया था, लेकिन वो मान्य नहीं है। उसके बाद में जो है अंग्रेजी हुकूमत के समय में जो एक जो खतियान बना, वही खतियान आपको कोर्ट हो, कचहरी हो या अभी जो ज़रूरत पड़ रहा है उसी के हिसाब से आप अपना ज़मीन का जो नक्शा आज देखते हैं, जो नक्शा खोलते हैं और आप ज़मीन का नापी जोखी करते हैं, वो नापी जोखी उसी आधार पर करते हैं जो अंग्रेज़ के द्वारा जो बनाया गया था नक्शा, जो अंग्रेज के द्वारा जो बनाया गया था आपका खतियान, जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था आपका ज़मीन का प्लॉट। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया था आपका जमाबंदी, अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया था आपका खेसरा, अंग्रेज के द्वारा ही खोला गया था आपका खाता। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा ही किया गया था। और क्यों किया गया था इसके बारे में हम आपको बहुत विशेष रूप से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बारीकी हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा, बाकी चीज़ें सोचने का विषय है और समझने का विषय है। सबसे पहले जो कैस्ट्रोल सर्वे हुआ ये आपको 1892 के आसपास से लगभग ये शुरू हुआ। हम आपको एस्टिमेटेड डेट बता रहे हैं, डेट लगभग ईयर बता रहे हैं 1862 के आसपास में। 1862 के आसपास में सर्वे करने का मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि उस टाइम चल रहा था ज़मींदारी प्रथा। ज़मींदारी प्रथा चल रहा था, लोग ज़मींदार थे, हुआ करते थे। कोई के पास में 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, इस तरह से लोग ज़मीन दरबारशाही था, राजघराना था उस टाइम। उस टाइम जो सरकार यहाँ पे आया, जो सरकार की अगर बात करें अंग्रेजी हुकूमत जो आया, उनका मेन मकसद था, मेन पॉइंट था कि भैया उनको टैक्स लेना। यहाँ आम आदमी से टैक्स लेने के मुख्य विचार था कि भाई हमको टैक्स अधिक से अधिक मिले। उस टाइम खेती वगैरह बहुत कम किया जा रहा था, खेती बहुत कम स्तर पर किया जाता था। बहुत सारा ज़मीन जो है भीट बंजर ऐसे ही रह जाता था। और जो ऊंचास ज़मीन था उस टाइम ज़मीन का जो वैल्यू था, वैल्यू ना मात्रा में था उस टाइम। अगर आप पहले का अगर कोई ज़मीन का अगर रिकॉर्ड अगर आप देखिए, कोई अगर पूर्वज कोई को अगर रजिस्ट्री वगैरह अगर किए हैं तो पता चलेगा कि वो 5 रुपये में रजिस्ट्री हो गया है, 3 रुपये में रजिस्ट्री हो गया है, कोई कुछ दे के, कोई चावल देकर रजिस्ट्री करा लिया है, कोई कुछ देकर क्योंकि इसके पहले अगर हम आए तो उस टाइम ज़्यादा पैसे का प्रचलन थोड़ा कम था। उस टाइम वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, यानी कि कोई सामान को देकर अदलाइन बदलाइन कर लिया जाता था, यानी कोई को कुछ सामान दिए और कुछ सामान हम ले लिए। तो इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उस टाइम चलता था, उससे पहले भी चलता था। तो लेकिन बीच में जो सरकार का एक उद्देश्य था, जो गवर्नमेंट का जो था, जो अंग्रेजी हुकूमत था, उसका मेन था कि भैया हमको ऐसा करते हैं कि हमको टैक्स। फिर बाद में जो है ना अंग्रेज़ों ने एक अपना प्लान बनाया, रूपरेखा बनाया, क्यों ना ऐसा करते हैं कि जितने ज़मींदार लोग हैं उनके ज़मीन का हम एक सर्वे कर लेते हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उस चीज़ को सर्वे किया गया और उस सर्वे विशेष रूप से बिहार और बंगाल में किया गया। देखिए, बंगाल का जो लोग है ना काफ़ी इंटेलिजेंट था और जो आज़ादी मिला, आज़ादी के दौरान जो है ना बंगाल के जो लोग थे उनका काफ़ी ज़्यादा भूमिका था, क्योंकि अंग्रेज़ को बंगाली आता नहीं था। वो एक ट्रांसलेटर लगता है, ट्रांसलेटर भी वही थे। और तो वहाँ से बहुत सारा चीज़ लीकेज करता था, मतलब लीक होता था, बात आगे जाता था, जिसके कारण जो है ना कलकत्ता से हट के राजधानी उन लोग का कहाँ बनाया, दिल्ली में बनाया। यही एक कारण था जो आप लोगों को ये पॉइंट समझने वाला है। आप इस पर सर्च वगैरह कर लीजिएगा कि कलकत्ता से जो है ना राजधानी दिल्ली क्यों अंग्रेज़ों ने बनाया। तो खैर वो एक अलग पॉइंट है। तो अब बात कर लेते हैं कि उस टाइम ये सब सर्वे का काम शुरू कराया गया 1892-93 से आसपास शुरू किया गया 1900 से। फिर उसके बाद में हर एक प्लॉट को नापी किया गया। तो उसमें क्या है कि उस टाइम खतियान को शुरू किया गया कि चलिए भैया आपका ये नाम है, चलिए नाम राधा मोहन जी,
फॉर एग्जाम्पल के लिए राधा मोहन जी एक नाम डाल दिया गया कि ये नाम है। अब आपके पास कितना ज़मीन है, चलिए आपका जो प्लॉट था उस प्लॉट को उनका जो जो उनके कब्जा में था उस प्लॉट का अब नापी जोखी किया गया, उस प्लॉट का नापी किया गया और नापी करके उस प्लॉट का एक नंबर दे दिया गया कि ये नंबर आपका 4420 वो नंबर दे दिया गया, 10 20 30 50 70 80 इस तरह करके एक नंबर दिया गया, जिस प्लॉट का एक नंबर दिया गया जिसको हम खेसरा बोलते हैं, खसरा बोलते हैं, जो भी आप लोग अपने भाषा में बोलते हो, खेसरा प्लॉट नंबर खेसरा जिसको कहा जाता है, वो एक खेसरा दे दिया गया, ज़मीन का मेजरमेंट कर दिया गया, नापी जोखी कर दिया गया। उस टाइम जरीब से नापी होता था, तो नापी करके ज़मीन को एक प्लॉट का नंबर दे दिया गया कि ये प्लॉट है। चलिए अब वो प्लॉट हो गया, तो अब उस प्लॉट के अंदर में आपका किस खाता में जाएगा, तो उस टाइम एक खाता बना दिया गया। चलिए क्योंकि सब कोई का भाई एक ही प्लॉट हो सकता है, अलग अलग नंबर पर हो जाए, तो इसलिए उनको एक नंबर दिया गया कि चलिए आपका खाता नंबर ये रहा। तो उसमें खाता नंबर हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, 8 हो, 7 हो, एक खाता नंबर को बनाया गया कि ये आपका खाता नंबर है। और उस खाता नंबर में ये आपका खेसरा नंबर, यानी ये एक प्लॉट है, उसका रकबा जो है ये आपका रकबा है 1 एकड़, ये 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 50 डिसमिल, 60 डिसमिल। ये प्लॉट आपका मान के चलते हैं खाता नंबर 18, खेसरा नंबर 20, और इसका जो रकबा है ये रकबा लिख दिया गया कि आपका 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 50 डिसमिल, वो डिसमिल में लिख दिया गया। अब वो ज़मीन किस प्रकार का है, क्योंकि सरकार को कोई चीज़ अपने रिकॉर्ड में लेना था तभी वो टैक्स वसूल पाएगा। ये खेती का है, भीट का है, बांसवारी है, जंगल है, झाड़ी है, पोखरा है, उस हिसाब के वो ज़मीन का किस्म बता दिया है कि ये ज़मीन का किस्म है, यहाँ से रेवेन्यू आता है या नहीं आता है। तो उसको लगान, वहाँ पे लगान जो है टैक्स, वहाँ पे टैक्स एक मेंशन किया गया कि ये टैक्स आपको पे करना है साल में इतना, जिसके कारण उस हर एक चीज़ पर इस पर काफ़ी बीच में विवाद भी हुआ था। और उस टाइम के अगर दौर का इसका अगर इतिहास अगर जाने तो उस टाइम विवाद भी इस पर हुआ था। तो वो वहाँ पे बनाया गया। तो पहली बार नाम जो रैयत हैं उस टाइम, मान के रैयत हो, ज़मींदार हो, जो भी हो, वो बना दिया गया फलना ज़मींदार हैं राम कुमार, ग्राम पोस्ट, ये चीज़ अंचल, ये सब चीज़ वहाँ पे मेंशन किया गया। फिर उसके बाद में उनका डिटेल लिया गया, उनके घर में कितने परिवार हैं, उन सदस्य का नाम वहाँ पे दर्शाया गया कि इतने इतने लोग हैं, उसमें कितने शेयरदार हैं, उस चीज़ को वहाँ पे दर्शा दिया गया। तो वो क्या हुआ, एक खतियान क्रिएट हुआ, एक एक ऐसे 2-2 पन्ना 3-3 पन्ना एक एक आदमी का ऐसे खतियान क्रिएट हुआ। और उस टाइम जो चलने वाला जो लिपि था, उस टाइम कहीं कहीं पे उर्दू भी चल रहा था, उर्दू लैंग्वेज में भी लिखा रहा था, कहीं कहीं पे कैथी लिपि का भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि कैथी लिपि का भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी भाषा को थोड़ा कम वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा था। तो अब ये सब चीज़ वहाँ पे पहला वहाँ पे खतियान बना, खाता नंबर दिया गया, खेसरा नंबर दिया गया, प्लॉट का मेजरमेंट करके उसका डिसमिल बताया गया और उसका रेशियो बताया गया। तो ये CS सर्वे ये करीबन आपको पूरे, अगर बात करें तो पूरे भारत में हुआ, लेकिन खासतौर पर पूरे बिहार और बंगाल में, पूरे बिहार बंगाल में CS सर्वे, कैस्ट्रोल सर्वे को किया गया। तो वो पहला सर्वे था जो सरकार के द्वारा मान्यता था और मान्य था। और उसी आधार पर आज के दौर पे उसके बीच में भी कई सर्वे हुआ। उसके बीच में अगर बात करें तो आया आपको रिविजनल सर्वे आया। तो रिविजनल सर्वे आपको जब सरकार देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद के बाद जो है सरकार उसको पुनः सर्वेक्षण कराया। तो उसमें क्या था कि अब बीच में अगर हम आए पहले, तो सरकार का उस टाइम को जो योजना था कि हमको टैक्स वसूल करना था, सरकारी ज़मीन कौन सा है क्या नहीं है, उससे उसको अंग्रेज को उतना मतलब नहीं था, उसको अपने लगान से, टैक्स से मतलब था। लेकिन धीरे धीरे सरकार इस पर रिफॉर्म अपना करते गया, प्रोग्रेस करते गया और अपना ज़मीन को भी ये सरकार अपना अधिग्रहण करते गया। फिर बीच में रिविजनल सर्वे हुआ, तो कुछ जगहों पे रिविजनल सर्वे हुआ, कुछ जगहों पे रिविजनल सर्वे नहीं हुआ। रिविजनल सर्वे जिसको RS सर्वे कहते हैं, RS सर्वे का भी खतियान आपको कई जगहों पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन RS सर्वे भी कुछ जगहों पे मान्य है, कुछ जगहों पे मान्य नहीं है। तो आई डोंट नो, इसके बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे कि उसको मान्य है या नहीं मान्य है। हो सकता है मान्य भी हो सकता है नहीं भी मान्य हो, तो ये तो खैर न्यायालय द्वारा बताया जाएगा कि मान्य है नहीं मान्य है। लेकिन CS सर्वे सभी न्यायालय में वो मान्य है। तो अब रिविजनल सर्वे जो है करीबन आपको 62-63 के आसपास से लगभग शुरू हुआ। 62 से पहले ही शुरू हुआ, लेकिन 62, 63, 64, 65 कई जगहों पे हुआ, कई जगहों पे नहीं हुआ। लेकिन अगर इससे अगर पहले अगर हम बात करें तो
इससे पहले जो जमींदारी प्रथा था, जमींदारी प्रथा को 1952 में जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। 1952 में जैसे सरकार गठित हुआ, सरकार मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो जैसे बना संविधान बना, उसके बाद में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। भैया जमींदारी प्रथा नहीं रहेगा, अब रैयत सब कोई रैयत रहेंगे, सब कोई अपना ज़मीन जोतेंगे। तो जिस टाइम जो लोग, उस टाइम क्या था, जो ज़मींदार था, जो लोग ज़मीन अपना अपना कब्जा में था, जिन लोगों के पास में, वो लोग क्या किए, उन लोग के भी नाम पर कुछ सर्वे हो गया। अब कुछ मामला अब यहाँ पर भी आके फंसना शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम उतना लोग जानकार नहीं थे, उतना इंटेलिजेंट नहीं थे, जिसके कारण कुछ लोग का जो ज़मीन जो था पहले से, जो रैयत पहले से थे, जो ज़मींदार थे, अब उनका जो ऑलरेडी जो चढ़ा हुआ था खतियान में, और जो ऑलरेडी जिनका कब्जा में गया था, जो फिर जो सर्वे हुआ, वो उन लोग के नाम पर भी वो सर्वे हो गया। खैर उनका वो ज़मीन नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी जो तो बो रहे थे, खा रहे थे, लेकिन जब सर्वे आया उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो सर्वे उनके नाम पर हो गया। तो इसमें भी थोड़ा सा त्रुटि हुआ। अब इसमें क्या करना है नहीं करना है तो अब सोचने वाला बात है, किनके साथ में ऐसा है नहीं है वो तो अब देखने वाला। लेकिन अब यहाँ पे आम लोग का भी अब फायदा कैसे होगा कि नया से जैसे नया सिरे से सर्वे होगा, सब कोई का एक अलग अलग प्लॉट, जैसे ही एक खेसरा नंबर मिल जाएगा, और हो सकता है अलग अलग नंबर मिल जाएगा, खाता खुल जाएगा, जमाबंदी खुल जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा, कीप एंड क्लीन रहेगा। कभी भी आराम से ज़मीन को खरीद सकते हैं, ज़मीन को बेच सकते हैं, कोई भी असुविधा नहीं होगा। नया से खतियान क्रिएट हो जाएगा, और ऑलरेडी हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन हो जाएगा, जो आप हर एक चीज़ आसानी से सुविधा से साथ देख सकते हैं। यही विशेष सर्वेक्षण अभियान का एकदम अच्छा सा रूपरेखा, जिसका हम ऑलरेडी समर्थन करते हैं। और रह गया बात कि ज़मींदारी प्रथा ख़त्म होने के बाद सरकार का भी कुछ जो ज़मीन भुलाया हुआ था वो धीरे धीरे वापस मिलना शुरू हो गया। और जैसे विशेष सर्वेक्षण अभियान जैसे ख़त्म होगा, तो हमें जहाँ तक मालूम है सरकार का बहुत सारा फ़ायदा इसमें ये हो जाएगा कि सरकार को टैक्स टाइम टू टाइम, टैक्स भी अपना, रेवेन्यू टैक्स भी अपना टाइम टू टाइम मिल जाएगा। किसी को ज़मीन बेचना हो उसमें भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। सरकार का जो फंसा हुआ ज़मीन है, कहाँ कब्जेवारी है, कहाँ पे क्या है, कौन जोधपुर है, ये खुद सरकार को नहीं पता है कि सरकार का ज़मीन किसके कब्जा में है, किसके अंडर में है, किसके अधीन है, कौन उसको। इतना है कि सरकारी ज़मीन भी कीन बेच हो जा रहा है। ऐसा हाल ही में एक घटना आया है, बगहा की तरफ से, एक पश्चिमी चंपारण में एक जगह है जहाँ पे सरकारी ज़मीन को भी कीन बेच कर दिया गया, और वो दाखिल खारिज भी हो गया, जिसके कारण सीओ के ऊपर जो है, तो वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा सस्पेंड वगैरह हुए हैं, नहीं हुए हो तो खैर सरकार वाली बात है, राजनीतिक मुद्दा पे अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ हुआ है, ताकि सरकार को भी अपना चाहे भाई हमारा जो ज़मीन है, हमारा ज़मीन हमको भी मिल जाना चाहिए, जो रैयत है उनका भी ज़मीन उनको मिलना जानी चाहिए। कोई का भी जो मामला है जो कॉम्प्लिकेटेड है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जो भाई भाई में जो मार हो रहा है वो मार नहीं होना चाहिए। जो झगड़ा है आधा से अधिक जो है ना 80% तो हमारे ख्याल से ज़मीनी विवाद बिहार में लगभग है, और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार जो है विशेष सर्वेक्षण अभियान चला रहा है। तो अभी धीरे धीरे सब कोई का पास में कागज़ पेपर पहुंचना शुरू होगा, और पेपर वगैरह को आप कैसे अपना देख सकते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो हम लेकर आएंगे, लगातार लेके आएंगे। बस आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, काफ़ी मेहनत लगा है इन सारी चीज़ों को। खैर जानकारी तो मैं पहले से था, ज़मीन से जुड़े हुए, बहुत काफ़ी टाइम से ज़मीन से जुड़े हुए थे, और ज़मीन के बारे में काफ़ी अच्छा थोड़ा बहुत हम अनुभव है जो हम आपको बताने का प्रयास किए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।